हेलो दोस्तों, तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका इंट्रोडक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी ने 2021 में आई हसीन दिलरुबा मूवी जरूर देखी होगी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसी का सेकंड पार्ट। फिर आई हसीन दिलरुबा। तो मूवी की शुरुआत में हम रानी को देख पाते हैं जो कि बारिश में दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है, जहाँ पर वो पुलिस वालों को बताती है कि उसका पति उसे मार डालेगा, इसलिए आप उसे जल्दी से जल्दी बचा लें और उसे अरेस्ट भी कर लें। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर न्यूज के द्वारा बताया जाता है कि आगरा में यमुना नदी में खूनी मगरमच्छ घूम रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद ही हम अभिमन्यु नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि कंपाउंडर है। वो अपने एक मरीज का इलाज करने के लिए यहाँ पर आया था और मालूम चलता है कि रानी भी इसी घर में रहती है। थोड़ी देर के बाद रानी यहाँ पर आती है और अभिमन्यु से बहुत ही प्यार से देखने लगता है। अभिमन्यु रानी को पसंद करता है। तो वहीं रानी अपने ब्यूटी पार्लर के काम में अक्सर बिजी रहती है। सीधा साधा दिखने वाला अभिमन्यु किसी न किसी बहाने से अक्सर यहाँ पर आया करता है और आज भी वो ऐसा ही करता है। पर रानी अपने ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, लेकिन उसकी कुछ फेस डमीज यहीं पर रह जाती हैं। तब अभिमन्यु उन्हें देने के लिए दौड़ता हुआ रानी के पार्लर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी भागते भागते। यहाँ पर रानी उसे थैंक यू कहती है और उसे कहती है कि वो थोड़ी देर के बाद बात करेगी, क्योंकि उसे पार्लर में कुछ अर्जेंट काम है। तो रानी अपने पार्लर में बिजी हो जाती है, लेकिन अभिमन्यु कहीं नहीं जाता, बल्कि रानी के पार्लर के बाहर ही बैठा रहता है। बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बैठा रहता है। रानी जब उसे इस तरह यहाँ पर बैठा हुआ देखती है तो वो तुरंत ही अभिमन्यु के पास जाती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि अभिमन्यु रानी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और यहाँ पर अभिमन्यु रानी को अपने साथ फ्राइडे के दिन मूवी देखने के लिए चलने के लिए कहता है। रानी हाँ कर देती है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है ऋषु की, जो कि यहीं से निकल रहा होता है और उन्होंने अपने प्यार को बचाने के लिए अपना हाथ तक कटवा लिया था लास्ट मूवी में, आपको याद ही होगा। तो अब मालूम चलता है कि ऋषु ने पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करके अपने प्यार रानी के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। ऋषु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ पर अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह से थाईलैंड भाग जाएं। इसलिए ऋषु जो है वो एक ट्रैवल एजेंट गुड्डू नाम के आदमी के पास जाता है। तो यहाँ पर ऋषु ने गुड्डू से जुगाड़ कर लिया था। गुड्डू कहता है कि 2 महीने में वो दोनों को थाईलैंड पहुँचा देगा। तो वही ऋषु जिस जगह पर रहता है उस जगह की मालकिन का नाम पूनम है और पूनम ऋषु से प्यार करती है और उस पर डोरे डालती रहती है। इसलिए ऋषु जो है वो पूनम से दूर रहने की कोशिश करता रहता है। जिसके अगले दिन ऋषु रानी से मिलता है। वो उसे ट्रैवल एजेंट गुड्डू के बारे में बताता है कि वो 2 महीनों के बाद हमें थाईलैंड पहुंचा देगा। तो वही रानी अभिमन्यु के बारे में ऋषु को बताती है कि अभिमन्यु उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। जिसके बाद हम अभिमन्यु को देख पाते हैं। दरअसल में आज फ्राइडे का दिन था और आज अभिमन्यु रानी के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाला था। वो थिएटर पहुंच जाता है और वहाँ की सारी टिकट भी खरीद लेता है। जिसके बाद यहीं पर खड़ा होकर वेट करने लगता है, लेकिन रानी वहाँ पर नहीं आती। वो तो एक्चुअली में ऋषु के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। अब अभिमन्यु को भी इंतजार करते हुए काफी समय हो चुका था। 9 बज चुके थे, रानी नहीं पहुंचती है। इसलिए अभिमन्यु तुरंत ही रानी के घर पे पहुंचता है। रानी यहाँ पर अभिमन्यु से माफी मांगती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि माफी मत मांगो, बल्कि नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मेरे साथ मूवी देखने के लिए चल देना। जिस पर रानी फिर से हाँ कर देती है। जिसके बाद एक मार्केट में रानी और ऋषु मिलते हैं। रानी ऋषु को सब कुछ बता देती है कि आज ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन तभी जब वो बात कर रहे थे तभी यहाँ पर एक चोर आता है और वो रानी का पर्स लेकर भागने लगता है। ऋषु उसका पीछा तो करता है, लेकिन जब बीच में उसे पुलिस दिखाई देती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। और पुलिस भी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर किशोर होते हैं। वो लोग उस चोर को पकड़ने लगते हैं। बाद में वो रानी का एड्रेस पता करके रानी के यहाँ पर जाते हैं। एक्चुअली में उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया था, इसलिए वो यहाँ पर रानी का पर्स वापस करने के लिए आए थे। लेकिन अब इंस्पेक्टर किशोर को शक है कि ऋषु जिंदा है और मरा नहीं है और वो दोनों यहाँ पर आगरा भाग कर आए हैं। इसके बाद रानी थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाती है, जहाँ पर हम ऋषु को भी देख पाते हैं और साथ ही इंस्पेक्टर किशोर को भी। कहीं ना कहीं ऋषु ने इंस्पेक्टर किशोर को देख लिया था, इसलिए वो यहाँ से भाग निकलता है। उसे मालूम चल चुका था कि पुलिस वाले रानी का पीछा कर रहे हैं और उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, इसलिए वो अपने मोबाइल से सिम को निकाल कर तोड़ देता है। रानी जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर बाद में ऋषु ही रानी से कांटेक्ट करता है। वो उसे बताता है कि पुलिस वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं और हर जगह पुलिस वाले फैले हुए हैं, क्योंकि पुलिस वालों को हमारे ऊपर शक हो गया है। और ऐसा हो भी सकता है कि पुलिस वाले अगले दिन तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाए, जैसा कि ऋषु ने कहा था। पुलिस वाले यहाँ पर रानी को नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर किशोर रानी से पूछताछ कर रहा था। वो रानी से कहता है कि हमने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री को निकलवाया है, पता लगा है कि तुम देर रात तक किसी लड़के से बात करती रहती हो, आखिर वो है कौन। रानी बताती है कि वो उसका दोस्त है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक और पुलिस वाले की और उसका नाम होता है मृत्युंजय। वो रानी को बताते हैं कि इस केस को अब वो संभालने वाले हैं
और साथ ही में वो रानी को ये भी कहते हैं कि नील उसका भतीजा था और मैं उसका चाचा हूँ। तो वो रानी से कहते हैं कि अब ये केस पर्सनल हो चुका है और उसकी एक गंदी आदत है, वो अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और उसे छोड़ता नहीं है। वो बताते हैं कि ऋषु भी उसे बहुत अच्छे से जानता है, पूछना कभी उसे कि मोंटू चाचा कौन है। लेकिन फिलहाल तो मोंटू चाचा रानी से कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो घंटों तक किससे बात करती रहती है और तुम जिससे बात करती हो वो अक्सर ट्रैवल एजेंट के पास क्यों जाता है। लेकिन रानी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तब मोंटू चाचा कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ऋषु यहीं पर है और वो जिंदा है और वो उसे पकड़ कर रहेंगे। तो रानी जिस जगह पर रहती है उसी जगह के आसपास पुलिस वाले ऋषु के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऋषु को भी बहुत अच्छे से मालूम चल गया था कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। एक दिन ऋषु देखता है कि ट्रैवल एजेंट गुड्डू को भी पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, जो उन्हें थाईलैंड भिजवाने वाला था। अब वो खुद ही पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। अब पुलिस वाले ऋषु को ढूंढते हुए पूनम के घर भी पहुंच जाते हैं, जो कि ऋषु की मकान मालकिन है। यहाँ पर पूनम तुरंत ही ऋषु के पास जाती है और उसे कहती है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, जिस पर पूनम समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहा है। इसलिए पुलिस वालों के सामने जाकर वो कह देती है कि वो इस आदमी को नहीं जानती और तब पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। पूनम ने पुलिस वालों को शायद इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि पूनम को जो चाहिए शायद वो अब उसे मिल जाए। रात होते ही ऋषु रानी के घर पर घबराता हुआ जाता है और वो रानी को बताता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जो उन्होंने भागने का सपना देखा था, जिंदगी जीने का सपना देखा था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। गुड्डू ट्रैवल एजेंट वाला पकड़ा गया है और मोंटू चाचा उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। वो मोंटू चाचा को बहुत अच्छे से जानता है कि वो एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे नहीं छोड़ते। ऋषु कहता है कि वो सरेंडर कर देगा और तभी नीचे से किसी की आवाज आती है। वहाँ पर अभिमन्यु होता है और तभी यहाँ पर रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ऋषु से कहती है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो पुलिस वाले तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढेंगे और वो आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। अभिमन्यु और रानी फिल्म देखने के लिए जाने वाले थे। अभिमन्यु थिएटर के बाहर रानी का वेट कर रहा था तो रानी यहाँ पर पहुँच जाती है और उसे देखकर अभिमन्यु खुश हो गया था। साथ ही यहाँ पर रानी ने अभिमन्यु को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था, जिस पर अभिमन्यु तो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। एक्चुअली यही रानी का प्लान है कि वो पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अभिमन्यु से शादी कर ले और उसने रानी को समझाया भी था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगले 3 दिन के बाद यहाँ पर अभिमन्यु और रानी की शादी हो जाती है और यहाँ पर ऋषु भी मौजूद था। कहीं ना कहीं ऋषु को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी आंखों के आगे उसकी बीवी की शादी किसी और से हो रही है। अब फर्स्ट नाइट वाले दिन अभिमन्यु रानी के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रानी तो सिर्फ और सिर्फ ऋषु को चाहती है, इसलिए रानी उससे दूरी बनाए रखती है। यहाँ पर रानी अभिमन्यु को समझाती है कि उसने सिर्फ उससे शादी की है और वो अभी ज्यादा क्लोज नहीं आना चाहती क्योंकि वो अभी भी ऋषु को नहीं भूल पाई है। तब यहाँ पर अभिमन्यु बताता है कि बचपन में ही उसके परिवार के सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, तब से ही अभिमन्यु अकेला है। तब से अभिमन्यु रानी के नजदीक आने की कोशिश तो करता है लेकिन वो कभी कोई जिद नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी दिन तो रानी भी उसके प्यार में पिघल जाएगी। और एक रात अभिमन्यु को पंडित जी की बुक के बारे में बताती है, जिनकी रानी बहुत ही बड़ी फैन है। उसने दिनेश पंडित की सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, लेकिन अभिमन्यु ने उनकी कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। यहाँ दूसरी तरफ पूनम ऋषु के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी और जब वो पास आ रही थी तब दूर से ही रानी ने सब कुछ देख लिया था। जिसके बाद यहाँ पर ऋषु दौड़ता हुआ रानी के पास आता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि पूनम उसके पीछे पड़ी हुई है और उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर रानी ऋषु को बातें सुनाकर अपने घर चली जाती है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशे की हालत में रात को वो अभिमन्यु को सब कुछ बता देती है। जाने अनजाने में यहाँ पर रानी ने अभिमन्यु को बता दिया था कि ऋषु जिंदा है, उससे पूनम प्यार करती है और धोखा तुम्हें मिल रहा है। और ये सारी बातें तो अभिमन्यु के डायरेक्ट दिल पर लगी थी। अगली सुबह जब होती है तो यहाँ पर अभिमन्यु रानी से ऋषु के पास कॉल करके मिलवाने के लिए कहती है। रानी ऐसा ही करती है। तब वो लोग एक मेले में मिलते हैं, जहाँ पर झूले पर बैठकर वो सभी लोग बात कर रहे थे। अभिमन्यु बताता है कि वो थाईलैंड जाने में उनकी पूरी हेल्प करेगा। ऋषु कहता है कि तुम्हें धोखा मिला है, इसके बावजूद तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। जिस पर अभिमन्यु कहता है कि किसी न किसी दिन तो रानी का तुमसे मन भर जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं उसे उम्मीद है कि वो उसके ही पास आएगी। ये सुनने के बाद ऋषु को कहीं ना कहीं लग चुका था कि अभिमन्यु ठीक इंसान नहीं है। इसके बावजूद वो उसकी हेल्प लेते हैं और अभिमन्यु ऋषु को एक क्लिनिक ले जाता है, जहाँ पर वो पुलिस से बच सकता है और यहाँ पर सेफली रह सकता है। वो कहता है कि 2 दिनों के बाद वो उनके पासपोर्ट और टिकट का इंतजाम कर देगा और वो उन्हें थाईलैंड पहुँचा देगा। तो यहाँ से अभिमन्यु के जाने के बाद तुरंत ही
पूनम आ जाती है। पूनम को यहाँ का पता लग चुका था क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। यहाँ पर ऋषु पूनम को किस करता है और वो उसे कहता है कि वो उसे 1 महीने के बाद मिलेगा। ये सुनने के बाद पूनम खुशी खुशी यहाँ से चली गई थी। उसके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पर लल्लन नाम का एक आदमी आता है। ये कौन है थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और उसके जाने के तुरंत बाद ही अभिमन्यु आता है। अभिमन्यु यहाँ पर ऋषु को खाना देने के लिए आया था, जिसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और उन दोनों की बातों से ऋषु को मालूम चलता है कि अभिमन्यु रानी के प्यार में पूरी तरह से पागल है। और अभिमन्यु ऋषु को बताता है कि एक जमीन के सिलसिले में उनके चाचा से लड़ाई हो चुकी थी, जिसमें उसने उसके पूरे चाचा के परिवार को खत्म कर दिया था। साथ ही यहाँ पर अभिमन्यु को एक बात और पता चलती है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर आया है। और जब ऋषु को मालूम चलता है कि अभिमन्यु बिल्कुल ठीक इंसान नहीं है, तब यहाँ पर ऋषु अभिमन्यु के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन अभिमन्यु ऋषु के ऊपर एक भारी चीज गिरा देता है और उसे यहीं पर लॉक करके भाग जाता है। और वो रानी को लेकर यमुना नदी को घूमने के लिए जाता है। यहाँ पर वो रानी से कुछ बातें कहता है कि आज तक जिन लोगों ने भी उसे धोखा दिया है उन लोगों को उसने कभी माफ नहीं किया है। और साथ ही अभिमन्यु अपने बारे में भी कुछ चीजें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने तो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा, मतलब कि यहाँ पर उसने अपनी फैमिली को खुद ही मारा था। वहीं दूसरी तरफ ऋषु किसी तरह से उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और रात को हम अभिमन्यु और रानी को देख पाते हैं। और अभिमन्यु के घर पर ही हम दिनेश पंडित की बहुत सारी बुक्स को भी देखते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा फैन है और उसने भी दिनेश पंडित की बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। तो अब जो प्लानिंग करनी है रानी इसी बुक के अकॉर्डिंग करती है। लेकिन अब अभिमन्यु को उस बुक्स के बारे में सब कुछ मालूम है। तभी यहाँ पर अचानक से अभिमन्यु उसके सर पर वार करता है, जिस वजह से रानी का सर टेबल से टकरा जाता है, जिस वजह से हम रानी को मूवी की स्टार्टिंग में पुलिस स्टेशन में आता हुआ देख पाए थे, जहाँ पर वो पुलिस वालों से कह रही थी कि उसका पति उसे जान से मार देगा। और यहाँ पर रानी ने उन्हें बता दिया था कि ऋषु जिंदा है और अभिमन्यु उसे भी मार देगा। रानी ने यहाँ पर मोंटू चाचा को ये भी बता दिया था कि अभिमन्यु ने ही अपनी फैमिली को भी मारा है, वो एक नंबर का साइको किलर है। जिसके बाद मोंटू चाचा इंस्पेक्टर किशोर के पास कॉल करते हैं। वो यहाँ पर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर किशोर के पास एक कॉल आता है और उन्हें यमुना नदी के तट पर 2 लाशें मिली हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लाशें शायद ऋषु और अभिमन्यु की ही होंगी। इसलिए यहाँ पर रानी को पहचान करने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन जो 2 लोग मारे गए हैं वो पूरी तरह से जल के मर चुके हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम की स्टिक थी, जिससे कि यहाँ पर रानी को तो मालूम चल गया है कि कौन 2 लोग मारे गए हैं, जिसमें पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रानी की वजह से हुआ है। इसलिए वो लोग रानी को अरेस्ट कर लेते हैं और लॉकअप में उसकी बुरी तरह से पिटाई करके उससे पूछताछ भी करते हैं। लेकिन रानी तो कुछ भी नहीं बताने वाली थी। तब यहाँ पर मोंटू चाचा मीडिया में एक झूठी खबर फैला देते हैं कि लॉकअप में रानी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो रही है। और ये न्यूज देखकर कहीं ना कहीं ऋषु ने भी देख ली थी। इसलिए अपने प्यार को बचाने के लिए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें उसने कहा था कि वो पुलिस वालों को सरेंडर करेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें रानी को छोड़ना होगा। उसने कहा था कि आज रात 8 बजे वो रेलवे ब्रिज पर सरेंडर करने के लिए आएगा। वो कहता है कि जब वो ब्रिज पर रहेगा और रानी उसके पास सही सलामत आ जाएगी तो वो खुद को सरेंडर कर देगा। और यही सारी प्लानिंग मोंटू चाचा ने की थी। अब मोंटू चाचा ने प्लानिंग कर ली थी कि जब ऋषु रेलवे ब्रिज पर आएगा तो उसकी पुलिस की टुकड़ी उसे घेर कर पकड़ लेगी। तब रात होते ही ऋषु ट्रेन रोककर खुद को सरेंडर करने के लिए ट्रेन के आगे आता है, जिसके बाद मोंटू चाचा अकेले ही रानी को ऋषु के पास जाने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही रानी ऋषु के पास पहुंचती है तो वो ऋषु से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी मोंटू चाचा की पुलिस की टुकड़ी उनके नजदीक पहुंचने लगी थी, लेकिन वो एक जगह पर रुक चुके थे। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आगे आता है और मालूम चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। अभिमन्यु यहाँ ऋषु से कहता है कि अगर रानी मेरी नहीं हो सकी तो वो किसी की नहीं होगी। वैसे भी वो धोखा देने वाले लोगों को छोड़ता नहीं है। फिर रानी के ऊपर गन तान दी थी, लेकिन तभी ऋषु और अभिमन्यु के बीच में झड़प हो जाती है और गन रानी के हाथ लग चुकी थी। लेकिन तभी रानी का पैर फिसल जाता है और वो ब्रिज से लटक जाती है। यहाँ पर ऋषु उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं अभिमन्यु दोनों को ही ब्रिज से नीचे यमुना नदी में फेंकने की कोशिश कर रहा था। और यमुना नदी में तो खूनी मगरमच्छ तैर रहे हैं, मतलब कि अगर कोई भी उसमें गया तो उसकी जान बचाना तो एकदम तय है। लेकिन इस झड़प में कुछ ऐसा होता है कि वो तीनों ही यमुना नदी में गिर जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत यहाँ पर आते हैं और वो समझ चुके थे कि इन तीनों की जान तो जाना एकदम तय है, क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ तैर रहे थे। सर्च ऑपरेशन टीम को बुलाया जाता है और इन सभी को सर्च भी किया जाता है, लेकिन इनका नामो निशान यहाँ पर नहीं मिलता। तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि केस बंद होने वाला था, लेकिन तभी मोंटू चाचा बताते हैं कि अभी ये केस बंद नहीं होगा, क्योंकि मोंटू चाचा को इन तीनों के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम चल चुकी हैं कि अगर ये तीनों पकड़े जाते हैं तो इन तीनों का अरेस्ट होना तो एकदम तय था। अगर ये मर जाते हैं और फिर जिंदगी जीते हैं तो ये लोग आजाद हैं।
हैं। वो बताते हैं कि अभिमन्यु के क्लिनिक के सामने वाली शॉप से उन्हें सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मिली, जिससे उन्हें लल्लन नाम के सपेरे के बारे में मालूम चला और अभिमन्यु और लल्लन ने मिलकर ही अभिमन्यु की फैमिली को मारा था। लेकिन बाद में लल्लन ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने देखा कि लल्लन अभिमन्यु के क्लिनिक आया, उसके बाद से वो कभी नहीं मिला, मतलब कि लल्लन मर गया। जिसके बाद बात आती है पूनम की। पूनम को भी इस सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था। वो अभिमन्यु के क्लिनिक आई थी, वहाँ पर वो ऋषु से मिली, लेकिन उसके बाद वो भी गायब। और जो 2 लोग मारे गए हैं वो लोग कोई और नहीं बल्कि लल्लन और पूनम थे। अब क्योंकि अभिमन्यु बायोलॉजी का टॉपर था, इसलिए उसे मालूम है कि इस मर्डर को उसे कैसे दिखाना है। और डीएनए टेस्ट के द्वारा उन्हें ये भी मालूम चल चुका था कि ये 2 लाश अभिमन्यु और ऋषि की तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद अभिमन्यु के घर के सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उन्हें मालूम चला कि 7 बजे के आसपास अभिमन्यु और रानी घर पहुंचे और उनके 15 मिनट के बाद ही एक और आदमी अभिमन्यु के घर पर पहुंचा। जिसके बाद 10 बजे रानी यहाँ से पुलिस स्टेशन गई। रानी के यहाँ से जाने के बाद ऋषु और अभिमन्यु एक स्कूटी से बाहर निकले तो उस समय उनके बीच में जरूर कोई खिचड़ी पकी। लेकिन एसीपी सर का मानना ये है कि वो तीनों ही यमुना नदी में गिरे हैं और उनको मगरमच्छ ने खा लिया है, इसलिए इस केस को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद हमें हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रानी को देख पाते हैं जो कि काफी सैड बैठी हुई थी। वो अपना इंसिडेंट याद करती है कि जब वो लोग पानी से बाहर निकले तो रानी और अभिमन्यु ही बच पाए थे और ऋषु को मगरमच्छ ने खा लिया था। जिसके बाद वो लोग हिमाचल प्रदेश शिफ्ट हो गए और वहीं पर रहने लगे, जहाँ पर रानी बच्चों को पढ़ाती है। वहीं पर अभिमन्यु का एक छोटा सा क्लिनिक है। जब यहाँ पर रानी बच्चों को पढ़ा रही होती है तभी एक बच्चे की कॉपी में दिनेश पंडित की कुछ लाइंस लिखी हुई थी। कहीं ना कहीं ये लाइन शायद ऋषु की थी। दूसरी तरफ हम बिहार में मोंटू चाचा को देख पाते हैं, जिनके पास दिनेश पंडित की मगरमच्छ का शिकंजा वाली बुक पहुंचती है। उसमें ये भी लिखा था कि इस किताब के सिर्फ और सिर्फ 3 कॉपीज हैं, उनमें से एक कॉपी आपके पास है। और इस बुक को पढ़ने पर उन्हें मालूम चलता है कि उन लोगों ने प्लानिंग कैसे की थी। जब रानी अरेस्ट हुई थी तब 3 दिन में उन्होंने अपने प्लान को तैयार कर लिया था। पहली रात को वो ब्रिज के पास यमुना नदी के पास पहुंचे बहुत सारा मांस लेकर और यमुना नदी में हर 2 किलोमीटर पर उन्होंने इस मांस को फेंका। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि मगरमच्छ हर 2 किलोमीटर पर मांस पटकने पर वहां पर आएंगे और इससे वो ब्रिज से दूर होते जाएंगे। इस तरह से उन्होंने तीसरी रात तक इस मांस को 12 किलोमीटर दूर तक लेकर गए, जिससे कि अब मगरमच्छ 12 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। मतलब कि ब्रिज के आसपास कोई भी मगरमच्छ मौजूद नहीं था। और फिर उस रात तीनों ने जैसे कि प्लानिंग की थी उसी तरह से तीनों ही ब्रिज से नीचे यमुना नदी में कूद चुके थे, क्योंकि अब यमुना नदी में मगरमच्छ नहीं थे, इसलिए वहां उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तब आखिरी पन्ने पर लिखा था कि कहानी रोमांचक लगी हो तो अंत उससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। इसलिए 20 मार्च को मोंटू चाचा को तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु के टिफिन बॉक्स में से एक चिट निकलती है और उसे भी तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है। जिसके बाद हमें तोता मैना लवर्स पॉइंट दिखाया जाता है, जो कि काफी खतरनाक जगह थी। रानी बिल्कुल किनारे पर खड़ी हुई थी। यहाँ से जस्ट नीचे झरना बहता है और यहाँ पर रानी अभिमन्यु से कहती है कि जब ऋषु की जान गई तो उसे ऐसा लगा कि शायद वो अपनी जिंदगी में अब तुम्हारे साथ आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अब उसे मालूम चला है कि उस रात क्या हुआ था। जब वो अभिमन्यु को कुछ बता रही होती है कि तभी यहाँ पर मोंटू चाचा भी आ चुके थे और यहाँ पर उस रात के बारे में बताया जाता है। दरअसल में उस रात रानी और अभिमन्यु जब साथ में थे तो यहाँ पर अचानक से ही ऋषु आ गया था और उसे देखकर यहाँ पर रानी का अचानक से ही पैर फिसल गया, जिस वजह से उसका सर टेबल से टकरा गया था। जब उसे होश आया तो इन तीनों ने प्लान बनाया और यहाँ पर अभिमन्यु ने उन्हें मगरमच्छ के शिकंजे की बुक के बारे में बताया कि अगर हम इस बुक के हिसाब से चले तो हम तीनों ही बच सकते हैं और हमारी जान जाने के बाद हम आजाद हो सकते हैं। उस रात ये तीनों ही यमुना नदी में कूदे थे, लेकिन ऋषु को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका एक हाथ नहीं है। यहाँ पर अभिमन्यु ने मौका देखकर जब मगरमच्छ आ रहा था तो उसने ऋषु का नकली हाथ निकाल लिया था, जिस वजह से यहाँ पर ऋषु को मगरमच्छ ने खा लिया था। रानी को ऐसा लगा था कि इसमें शायद अभिमन्यु की कोई भी गलती ना हो, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अभिमन्यु की गलती थी। तब यहाँ पर रानी कहती है कि अगर वो ऋषु की ना हो सकी तो वो किसी और की भी नहीं होगी। इसके बाद वो इसी लवर पॉइंट से अपनी जान दे देती है और वहाँ से कूद जाती है। बाद में मोंटू चाचा ने यहाँ पर अभिमन्यु को अरेस्ट कर लिया था। वो लोग फ्लाइट से उसे वापस ले जाने वाले थे। यहाँ पर अभिमन्यु कहता है कि उन्हें उसकी लाश नहीं मिली होगी।
तब एक और सीन दिखाया जाता है जब रिशु का हाथ निकल गया था और मगरमच्छ आ रहा था, तो उसने उस हाथ को मगरमच्छ के मुंह में लगा दिया था, जिस वजह से यहाँ पर रिशु सही सलामत भाग गया था। और उस दिन बच्चों की कॉपी में दिनेश पंडित की जो लाइन लिखी हुई थी वो रिशु ने ही लिखी थी, क्योंकि रिशु अभी जिंदा है। बाद में मालूम चलता है कि इस लवर पॉइंट से उस झरने के द्वारा नीचे गिरने पर रानी मरी नहीं थी, वो यहाँ से नदी के छोर पर आ जाती है और छोर पर उसे रिशु मिलता है और एक बार फिर से वो दोनों एक हो जाते हैं। जब यहाँ से अभिमन्यु को मोंटू चाचा वापस ला रहे थे, तब एक और चीज रिवील होती है और मालूम चलता है कि दिनेश पंडित दरअसल में अभिमन्यु के पिताजी हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरी बनाई वीडियोस को एंजॉय करते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।